नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि जनवरी 2025 में बैक पेपर में पूछा गया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स की 2024 में फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट में बैक लग गई थी, उनको जो है जनवरी महीने में बैक पेपर देना पड़ा है। और मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने भी बैक पेपर दिया उनका बैक क्लियर हो जाएगा, अगर आपने अपना पेपर जो है उसको अच्छे से दिया है। तो देखिए, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इनकी इसमें बैक लगती है। फार्माकोलॉजी में भी जो है वो हमें बैक देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। 4 से 5 महीने का जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, आप इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करिए। अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। और मैं आपको जो भी पीवाईक्यू करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को जरूर से अपने नोट्स में आप इसको लिखेंगे। और इसके साथ में अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे साथ हमारे ऐप फार्मेसी पॉइंट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको क्रैश कोर्स देखने को मिल जाएगा, तो आप उस कोर्स में ज्वाइन करके अपने एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोर्स में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। इस कोर्स में जो है सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन के रूप में जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। तो आप इस कोर्स में ज्वाइन करके अपने एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ में आपको एमसीक्यू भी जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप एमसीक्यू की भी जो है वो प्रैक्टिस कर सके। तो इसके लिए जो है आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और जो कोर्स की प्राइस है वो भी है केवल 600 रुपए। 600 रुपए में जो है आपको ऑल सब्जेक्ट का जो है पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट, पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा 1 साल तक के लिए। तो आप इस कोर्स में ज्वाइन करके अपने डी फार्मा सेकेंड ईयर एग्जाम की जो तैयारी है आप उसको बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दी। और जो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आएगा, लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है। 3 पार्ट में जो है आपका क्वेश्चन आता है। एक आपका पार्ट ए होता है। पार्ट ए में जो है आपको टोटल 6 क्वेश्चन जो है आपको करने होते हैं। क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चन दिया गया होता है, 6 करना होता है। एक क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का होता है। तो आज जो है आज की स्टूडियो क्लास में जो है हम यहाँ पर 30 नंबर के जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा आंसर है, हम जो है उसको यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम। तो देखिए, हेल्थ केयर सिस्टम में जो है फार्मासिस्ट का क्या रोल है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। इसके बारे में जो है वो आपको लिखना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे, इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको डालना है आंसर नंबर पार्ट ए का पहला, और हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम। तो देखिए, फार्मासिस्ट जो है हेल्थ केयर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। फार्मासिस्ट की भूमिका केवल दवाओं के वितरण या फिर डिस्ट्रीब्यूशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे पेशेंट केयर, ड्रग मैनेजमेंट और हेल्थ केयर अवेयरनेस में भी जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आप इस चीज को अपने शब्दों में, अपनी भाषा में भी जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने क्या लिखा है कि हेल्थ केयर सिस्टम में फार्मासिस्ट का महत्व निम्नलिखित है। और पॉइंट वाइज करके जो है हेडिंग डाल के जो है हमने इस चीज को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, चलिए तो पहला हेडिंग जो है वो हमने क्या लिखा है, दवाओं का प्रबंधन और वितरण। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ड्रग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप चाहें तो आप जो है अपनी हेडिंग को जो है इंग्लिश में भी जो है आप इसको जरूर से लिखें। ठीक है, तो देखिए, सही दवा सही खुराक में सही समय पर पेशेंट्स तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो फार्मासिस्ट की होती है। ठीक है, नशीली और नियंत्रित दवाइयों, जो भी आपकी नारकोटिक्स और कंट्रोल्स ड्रग्स है, कंट्रोल सब्सटेंसेज है, उनका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, ठीक है, दवाओं की गुणवत्ता और उनकी प्रभावशीलता। मतलब जो भी आपकी दवाइयां हैं उनकी क्वालिटी क्या है, क्या वो यहाँ पर प्रभावशील है या फिर नहीं है, तो इसकी जो जांच है वो भी फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को जो है इस वाले हेडिंग के अंतर्गत जो है आप इसको लिख सकते हैं। आप जो है अपने शब्दों में भी जो है आप इस चीज को यहाँ पर अपने कॉपी में आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अगले हेडिंग की बात करें, रोगी परामर्श यानी कि पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है, ये भी जो है फार्मासिस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो फार्मासिस्ट दवाओं के सही उपयोग, उनके साइड इफेक्ट और
इंटरेक्शन के बारे में जानकारी देता है, चाहे वो ड्रग के साथ में इंटरेक्शन हो गया या फिर ड्रग का फूड के साथ में इंटरेक्शन हो गया। फार्मासिस्ट मरीजों को जीवन शैली सुधार यानी कि लाइफ स्टाइल आपको कैसे बदलना है और डाइट रिलेटेड जो सलाह है उसको देता है। दवाओं के अनुचित उपयोग और प्रतिरोध रेजिस्टेंस को रोकने के लिए मरीजों को जागरूक करता है। तो जो भी आपकी दवाइयां इनका जो है मिस यूज ना हो, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो आजकल बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो इन सभी चीजों को जो है रोकने में जो है फार्मासिस्ट का जो रोल है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दूसरी हेडिंग जो है वो हमने डिस्कस किया है पेशेंट काउंसलिंग में, रोगी परामर्श में, ठीक है। चलिए तीसरे पॉइंट की बात की जाए, सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक हेल्थ। तो देखिए पब्लिक हेल्थ या फिर जो भी हमारा समाज है इसमें जो है स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाया जाए, तो फार्मासिस्ट जो है वैक्सीनेशन और दूसरे स्वास्थ्य अभियान हेल्थ प्रोग्राम्स को बढ़ावा देता है, ठीक है। उसको लेके जो है लोगों को जागरूक करता है। फार्मासिस्ट गैर संक्रामक बीमारियों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि आपका डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, जो कि आजकल बहुत बड़ी मात्रा में जो है गांव में जो है डायबिटीज, हाइपरटेंशन जो इस तरह के मरीज है उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई है। तो जो भी आपके जो भी आपके यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल जो आपके डिजीज है, ठीक है, उनको कैसे मैनेज करना है, उनका यहाँ पर मैनेजमेंट कैसे करना है, इस चीज में भी जो है वो फार्मासिस्ट सहायता करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं। फार्मासिस्ट धूम्रपान छोड़ने और नशा मुक्ति कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और इनसे बचने के लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं, ठीक है। तो इतना जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पे, चिकित्सा टीम के साथ समन्वय, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, कोऑर्डिनेशन विद क्लिनिकल टीम या फिर मेडिकल टीम, ठीक है। तो देखिए फार्मासिस्ट जो है वो एक यहाँ पर मेडिकल सिस्टम का हिस्सा है और मेडिकल सिस्टम में जो है कई लोग होते हैं। तो फार्मासिस्ट डॉक्टर और नर्सों के साथ मिलकर ट्रीटमेंट प्लान तैयार करता है मरीजों का। फार्मासिस्ट हॉस्पिटल्स और जो भी आपके हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहां पर फार्मास्यूटिकल केयर की जो क्वालिटी है उसको सुनिश्चित करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट्स की बात की जाए, औषधि अनुसंधान और विकास, ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो फार्मासिस्ट नई दवाओं और उनके प्रभावों का जो है उस पर वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं। और फार्मासिस्ट जेनेरिक दवाओं के, ठीक है, जेनेरिक दवाओं के विकास, डेवलपमेंट और उनके गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल को एंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तो कम से कम जो है अगर आप इतना लिख देंगे तो ये 5 नंबर के लिए जो है बिल्कुल ही सफिशियंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है 3 पेज में बड़े आराम से हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में जरूर से लिख लेंगे, इसका जो आंसर है आप इसको अपने कॉपी में जरूर से लिख लेंगे। चलिए तो अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, गिव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। तो देखिए जो हमारा फार्मेसी एक्ट है, ठीक है, फार्मेसी एक्ट है उसमें जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जिक्र है, आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई का जिक्र है, और साथ में कभी कभी जो है आपसे वैसे जो है अधिकांश यही क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पर पूछता है, या फिर ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल से भी जो है कभी कभी क्वेश्चन आता है। लेकिन मेन जो है आपका पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन और स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे इसका आंसर करते हैं। तो चलिए कुछ फैक्ट के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर कंपोजिशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इस हेडिंग को भी जो है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस चीज के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप डी फार्मा, बी फार्मा किसी भी कोर्स में अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक कि आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो क्या लिखा गया है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल एसपीसी का जो गठन है फार्मेसी एक्ट 1948 के चैप्टर 3 के सेक्शन 19 के अंतर्गत किया जाता है। थोड़ा सा अगर आप इसको विस्तार से लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल को जो है फार्मेसी एक्ट 1948 के चैप्टर 3 और सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 19 या फिर क्लॉज 19 के अंतर्गत जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल को जो है बनाया जाता है, ठीक है। यह काउंसिल जो है स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर फार्मासिस्टों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करने का जो है ये काम किसका होता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का होता है।
जो भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, इनका जो है इनका टेन्योर कितना होता है, इनका टेन्योर होता है 5 वर्षों का। और काउंसिल का जो है यहाँ पर फिर से जो है उसमें री इलेक्शन होता है। तो काउंसिल का रीऑर्गेनाइजेशन जो है प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। जिस तरह जो है हमारे देश में, ठीक है, लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का जो चुनाव है 5 वर्षों के अंतराल के बाद होता है, वैसे ही जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर भी जो है जो यहाँ पर इलेक्शन है, ठीक है, या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो 5 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो है कुल जो है कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। डायरेक्ट जो है वो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो आपस में ही जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं, उनका जो चयन है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो फार्मेसी एक्ट कब आया, ठीक है, 1948 में आया। इस चीज को जो है आपको ध्यान रखना है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो गठन है वो चैप्टर 3 के अंतर्गत किया जाता है, सेक्शन 90 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो भी मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। टोटल अगर यहाँ पर मेंबर की बात की जाए 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट जो है वो आपसे एमसीक्यू भी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या फिर अगर आप इन फ्यूचर एग्जिट एग्जाम देंगे तो वहां भी जो है ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम थोड़ा सा इसको डिटेल से जान लेते हैं। पहला है आपका इलेक्टेड मेंबर यानी कि निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इलेक्टेड का मतलब क्या, इनको जो है चुनाव के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से जो है इनको चुना गया है। ठीक है, तो देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या होता है कि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो है इस समय 2.5 लाख से भी जो है अधिक फार्मासिस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या है, रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। तो इनका जो है 5 वर्षों में जो है एक बार चुनाव होता है। और जो भी फार्मासिस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जो है जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है उनको जो है वोटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और वो यहाँ पर वोट के माध्यम से जो है 6 सदस्यों को जो है वो यहाँ पर वो इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्टेड मेंबर की बात की जाए तो ये 6 सदस्य होते हैं जो कि, ठीक है, जो कि राज्य में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट द्वारा आपस में चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। और यहाँ पर एक सदस्य जो है वो स्टेट मेडिकल काउंसिल से जो है इसको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 7। ठीक है, यहाँ पे हो गए कितने हो गए, 6 + 1 7 हो गए। अब इसके बाद जो है देखिए जो यहाँ पे राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो भी जो है 5 सदस्यों क्या करती है, नॉमिनेट करती है। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा नामांकित सदस्य, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, राज्य सरकार जो है 5 सदस्यों को नामित करती है, जिसमें से जो है कम से कम 3 सदस्यों के पास जो है फार्मेसी की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए और वे पंजीकृत फार्मासिस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। और देखिए इसके साथ में जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जो टीम है इसमें जो है कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं जो कि यहाँ पे, ठीक है, सरकारी, यहाँ पे, ठीक है, सरकारी ऑफिसर होते हैं, ठीक है, बड़े पोस्ट पे, जो कि इस समय जो है वो रिटायर हो चुके हैं। कौन कौन से हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ठीक है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर स्टेट भी लिखा होना चाहिए था, और एक गवर्नमेंट एनालिस्ट। ठीक है, तो ये हो गए 6 और ये हो गए 3। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गए 12 और यहाँ पे हो गए 3 हो गए। तो टोटल जो है 15 जो है यहाँ पर सदस्य जो है आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होते हैं। इस चीज को जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर से प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए अब जो है हम यहाँ पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो फंक्शन है उसके बारे में जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो फंक्शन है यहाँ पर हमने हेडिंग डाला हुआ है, फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, तो देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो मुख्य काम है वो होता है कि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल करना। ये जो है इनका यहाँ पर मेन कार्य है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है कम से कम 6 से 7 पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। चलिए तो देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल का मुख्य जो यहाँ पर कार्य है वो है फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल और सस्पेंशन, यानी कि उनका जो है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल फार्मासिस्टों द्वारा नैतिक और व्यावसायिक मानकों का पालन सुनिश्चित करती है। तो देखिए जो भी फार्मासिस्ट उस राज्य में अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, जो भी उसका मानक है, स्टैंडर्ड है, क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है,
तो इस चीज का पालन कराना स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और क्या लिखा गया है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल अनैतिक या फिर अवैध गतिविधियों में शामिल फार्मासिस्टों पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई फार्मासिस्ट जो कि उस स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, वो अगर इलीगल एक्टिविटी या फिर अनएथिकल एक्टिविटी में जो है अगर वो शामिल है, तो उसके ऊपर कार्यवाही करने का भी जो अधिकार है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल को होता है। ठीक है, चलिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है उस स्टेट में फार्मेसी कॉलेजों की क्वालिटी की भी जो है वो क्या करती है, ठीक है, निगरानी करती है कि उस राज्य में जो भी आपके फार्मेसी कॉलेज चल रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी, उनकी यहाँ पर गुणवत्ता कैसी है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो रही है। ठीक है, वहाँ पे जो देखिए वहाँ पे जो है यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इस चीज को जो है यहाँ पर ठीक है मॉनिटर करना भी जो है यहाँ पे उस स्टेट फार्मेसी काउंसिल का काम होता है। वैसे ऐसा होता है या फिर नहीं होता है, ये यहाँ पे अलग बात है। ठीक है, चलिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है फार्मेसी एजुकेशन के मानकों को लागू करना और उनमें सुधार लाने में ठीक है सहायता करती है, मदद करती है। ठीक है, तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर फार्मेसी एजुकेशन है उसके जो भी यहाँ पर मानक है, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको लागू करवाना और उनमें सुधार लाने का जो काम है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल करती है। ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल दवाओं और उनके सुरक्षित उपयोग पर जनता को जागरूक करती है और फार्मासिस्ट को नए नियमों की जानकारी देती है। ठीक है, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल की तरफ से जो है बहुत सारे जो है वो आपके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो है दवाओं का जो है वो सुरक्षित उपयोग जो है आम लोगों द्वारा किया जा सके और जो भी फार्मासिस्ट है उनको जो है नए नियमों की जानकारी जो है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल देती है। ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है फार्मेसी एक्ट 1948 ठीक है 1948 के अंतर्गत जो भी उसके नियम है उसका पालन करवाती है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल ठीक है राज्य में ठीक है फार्मेसी सेवाओं को ठीक है बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग करती है, योजनाएं बनाती है। ठीक है, तो टोटल जो है यहाँ पर 8 फंक्शन जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और इतना जो है बिल्कुल पर्याप्त है 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में जो है सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो है आपकी यहाँ पर अगली हेडिंग पड़ेगी यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। उसके बाद जो है आप यहाँ पर अगली हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल और इस तरह जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में जो है एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन पूछा गया है गिव द ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, तो देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत जो यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसकी ड्यूटी क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, इसके बारे में जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने हेडिंग जो है वो हमने यहाँ पर डाल दिया है ड्यूटीज ऑफ ठीक है ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो सबसे पहले जो है वो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। औषधि निरीक्षक यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर का जो कार्य होता है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 के अंतर्गत दवाओं की क्वालिटी, दवाओं की गुणवत्ता, उनकी सेफ्टी, उनके स्टैंडर्ड को एंश्योर करना होता है, सुनिश्चित करना होता है। ड्रग इंस्पेक्टर के जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 के चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 21 के अंतर्गत की जाती है। देखिए मैं जो आपको यहाँ पर चैप्टर बता रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर सेक्शन बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद हमने क्या लिखा है, औषधि निरीक्षक ड्रग इंस्पेक्टर के प्रमुख कर्तव्य जो है या फिर ड्यूटी जो है वो क्या है, निम्नलिखित है। और सभी को जो है वो हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज हेडिंग डाल के जो है हमने इसको यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो हमारे सामने आ चुका है, औषधियों की जांच और ठीक है इंस्पेक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, औषधियों की जांच और निरीक्षण। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, दवा निर्माण इकाइयों मतलब जहां पे दवाइयां बनती हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, थोक विक्रेताओं यानी कि ठीक है होलसेलर, ठीक है खुदरा विक्रेताओं यानी कि रिटेलर और अस्पतालों में दवाइयों की जांच करना ड्रग इंस्पेक्टर का कार्य होता है। ठीक है, साथ में यह सुनिश्चित करना कि दवाएं जो हैं
वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है और जो भी आपका एक्ट है उसके नियमों के अनुसार बनाई और बेची जा रही है, जो उनका स्टोरेज है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको अपने शब्दों में भी जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। सेकेंड है कलेक्शन ऑफ सैंपल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मार्केट में जो भी दवाएं उपलब्ध हैं उनके सैंपल्स को कलेक्ट करना और उनके एनालिसिस के लिए जो भी आपकी गवर्नमेंट लैब्स है वहां पे भेजना भी जो है वो यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर का जो है कार्य होता है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है नकली यानी कि स्पूरियस, ठीक है मिलावटी, एडल्ट्रेटेड या फिर सब स्टैंडर्ड घटिया दवाओं की पहचान करना भी जो है औषधि निरीक्षक ड्रग इंस्पेक्टर का प्रमुख कार्य है। ठीक है, चलिए अगला है ठीक है लाइसेंस धारियों की निगरानी करना, मॉनिटरिंग ऑफ लाइसेंस होल्डर। ठीक है, तो देखिए ड्रग इंस्पेक्टर यह भी सुनिश्चित करता है कि दवा निर्माता, ड्रग मैन्युफैक्चरर और ठीक है विक्रेता यानी कि यहाँ पे रिटेलर जो है वो प्रॉपर लाइसेंस के साथ में काम कर रहे हैं और बिना लाइसेंस के जो है ठीक है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो भी उसका यहाँ पर सेल है उसको रोकना, उसको प्रतिबंधित करना जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर का कार्य होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात की जाए औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण यानी कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिन। तो देखिए जो भी आपकी दवाएं हैं उनका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन और उनका जो स्टोरेज है उस ठीक है दवाओं के उत्पादन और भंडारण में ठीक है गुणवत्ता मानकों स्टैंडर्ड और ठीक है क्वालिटी स्टैंडर्ड का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी करना भी जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर का कार्य है। ठीक है, और दवाओं के निर्माण में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में यदि नियमों का जो है वो उल्लंघन किया जा रहा है तो देखिए यहाँ पर उस पर जो है उचित कार्रवाई करना, ठीक है सही एक्शन लेना भी जो है वो क्या है ड्रग इंस्पेक्टर का कार्य है, उसकी ड्यूटी है। चलिए अगला है यहाँ पे ठीक है गलत विज्ञापनों की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो देखिए अगर कोई कंपनी या फिर अगर कोई यहाँ पर रिटेलर जो है यहाँ पर गलत जो है वो यहाँ पर दवाओं को लेकर प्रचार कर रहा है, ठीक है तो क्या लिखा गया है गलत, भ्रामक यानी कि मिसलीडिंग या फिर अप्रमाणित औषधीय विज्ञापनों पर रोक लगाना। ठीक है, तो अगर दवाओं को लेकर जो है यहाँ पे गलत जानकारी दी जा रही है या फिर जो है यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे रोक लगाना भी जो है उसका यहाँ पर एक प्रमुख कार्य है। और यह सुनिश्चित करना कि दवाओं के जो ठीक है दवाओं के दावों को जो है वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थित किया गया हो। ठीक है, तो ये भी जो है उनका यहाँ पर एक प्रमुख कार्य है। चलिए अगले पॉइंट की बात की जाए ठीक है दवाओं के अनुचित उपयोग को रोकना, ठीक है प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज एंड मिसयूज। ठीक है, तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर नशीली और प्रतिबंधित दवाएं हैं ठीक है नारकोटिक्स जो भी आपकी दवाएं हैं उनके इलीगल बिक्री को रोकना और फार्मेसी में जो है जो भी आपके यहाँ पर नशीली दवाएं हैं उनकी बिक्री को कंट्रोल करना और उनके रिकॉर्ड की जांच करना। ठीक है, अगले यहाँ पर फंक्शन की बात की जाए या फिर ड्यूटी की बात की जाए तो वो है आपका ठीक है दवा से जुड़े अपराधों पर कानूनी कार्रवाई करना, लीगल एक्शन अगेंस्ट ड्रग ऑफेंसेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए इससे क्या लिखा गया कि गैर कानूनी दवा बिक्री, मतलब अगर कहीं पे बिना लाइसेंस का जो है वो यहाँ पर ठीक है दवाओं को जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे ठीक है दवाओं की बिक्री की जा रही है, ठीक है मिलावट की जा रही है, एडल्ट्रेशन की जा रही है या फिर अनऑथराइज्ड दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी मामलों में जो है वो कानूनी कार्रवाई करना और साथ में जो है ठीक है कोर्ट में जो है ठीक है यहाँ पे क्या लिखा गया कि अदालतों में कोर्ट में दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत करना और गवाह के रूप में विटनेस के रूप में जो है वो उपस्थित होना भी जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर का एक प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो देखिए अगर आप प्रॉपर तरीके से हेडिंग डाल के लिखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको अच्छा नंबर मिलेगा, इसकी जो है यहाँ पर गारंटी होती है। ठीक है, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए तो हम यहाँ पर एक और फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जनता और फार्मासिस्टों को जागरूक करना, पब्लिक एंड फार्मासिस्ट अवेयरनेस। तो ठीक है क्या लिखा गया कि यहाँ पे लिखा गया कि दवा विक्रेताओं चाहे आपके होलसेलर हो गए या फिर आपके रिटेलर हो गए, डॉक्टर्स और आम जनता को, आम पब्लिक को ठीक है दवा सेफ्टी और उनके नियमों के बारे में जागरूक करना और फार्मासिस्टों को नए कानूनों और गाइडलाइंस, दिशा निर्देशों की जानकारी देना जो है। तो देखिए इन सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी है या फिर उनके फंक्शन है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में जो है ये रिपीट भी ये क्वेश्चन हुआ है पहले। चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है गिव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में जो है वो हमें लिखना है। चलिए, तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाला है कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, तो ये बोर्ड है क्या, इसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, AWBI जो है भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक संस्था है। ठीक है, तो ये जो है पर्यावरण, वन और जलवायु, ठीक है, परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये संस्था कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1962 में हुई थी। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है, ठीक है, पशु कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है, एनिमल वेलफेयर को बढ़ावा देना और पशुओं पे होने वाले अपराध या फिर, ठीक है, पशुओं पे होने वाले क्रूरता, क्रुएल्टी को रोकना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, देखिए, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर मुख्यालय था वो था शुरू में कहाँ पे? ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में था, लेकिन अभी ये जो है ये आपका कहाँ पे है? बल्लभगढ़ हरियाणा में है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो है आपको याद होने चाहिए। 1 नंबर का MCQ आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में जो है इसको बनाया गया था। किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया है? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंतर्गत जो है इसको बनाया गया था। इसका पहले जो है, इसका पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था? ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में था, जो कि जो है अभी कहाँ पे जो है, अभी जो है ये आपका कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, तो ये जो है 4 से 5 पॉइंट्स आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, चलिए, अब जो है हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि, चलिए, तो देखिए इसमें जो है कौन कौन जो है यहाँ पे सदस्य होते हैं, वही सारी चीज जो है इसमें आपको लिखनी है। पहला है आपका, ठीक है, वन महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे भारत सरकार लिखा गया है। ठीक है, भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त, एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर, गृह मामलों और शिक्षा मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार के 2 सदस्य। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो है यहाँ पे 2 सदस्य होते हैं, जो कि यहाँ पर होम मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री से होते हैं। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ पर 1 मेंबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है वो यहाँ पर 3 सदस्य को जो है वो क्या करती है? ठीक है, जो है वो यहाँ पर क्या करती है? ठीक है, नॉमिनेट करती है। ठीक है, जो कि क्या है? ठीक है, जाने माने, ठीक है, मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन है, जो कि यहाँ पर ठीक है, एनिमल वेलफेयर के कार्यों में जो है वो सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। कुछ और भी जो है इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर सदस्य हैं। ठीक है, वेटनरी डॉक्टर्स के एसोसिएशन के जो है वहां से एक आपका यहाँ पे सदस्य होना चाहिए। ठीक है, और जो भी हमारे पर मेडिकल सिस्टम है, चाहे आपका मॉडर्न हो गया, चाहे आपका पर इंडिजिनस हो गया, ठीक है, उनके डॉक्टर्स को जो है उनके यहाँ पे डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है यहाँ पे 2 सदस्यों को जो है वो यहाँ पे नामित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया 2 सदस्य, यहाँ पे है आपका यहाँ पर 1 सदस्य, 2 और 1 3 हो गए इधर, और 3 यहाँ भी 3 हो गए, 6 हो गए, 1 आपका यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, तो आप इस चीज को जो है आप यहाँ पे टोटल कर लेंगे। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है आपको यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए इसके अलावा जो है 6 मेंबर जो है वो आपके संसद से होने चाहिए, पार्लियामेंट से होने चाहिए। ठीक है, 6 संसद सदस्य, जिसमें जो है 2 राज्यसभा से और 4 जो है आपके लोकसभा से होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर कार्यकाल होता है, जो यहाँ पर मेंबर्स है उनका यहाँ पर कार्यकाल होता है वो होता है, ठीक है, 3 वर्ष का। तो इसमें क्या लिखा गया है? ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्षों के लिए निर्धारित किया जाता है, और आवश्यकता के अनुसार जो है सरकार इसमें, ठीक है, संशोधन यानी कि अमेंडमेंट जो है वो कर सकती है। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जो है हम इसके फंक्शन के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट जो हमारा है, ठीक है, 1960, उसको
देखिए उसको जो है अच्छे से लागू करना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट के अंतर्गत जो भी आपके यहाँ पर गाइडलाइंस रूल्स हैं उनको लागू करना जो है इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा पशु कल्याण से जुड़े मुद्दों पर जनता को जागरूक करना और यहाँ पे जागरूकता फैलाना, शिक्षा कार्यक्रम चलाना भी जो है इसका एक कार्य है। ठीक है, पशु आश्रयों, ठीक है, गौशालाओं और दूसरे जो भी आपके यहाँ पर एनजीओ हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प देना भी जो है इसका कार्य है। फिल्मों, विज्ञापनों, टीवी शो आदि में, ठीक है, पशुओं के प्रयोग पर जो है वो कंट्रोल बनाए रखना, नियंत्रण बनाए रखना और उन्हें सर्टिफिकेट जारी करना भी जो है इसका एक प्रमुख कार्य है। और क्या लिखा गया है, ठीक है, आवारा कुत्तों की नसबंदी करना एवं टीकाकरण को बढ़ावा देना भी जो है इसका एक कार्य यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो टोटल जो है वो हमने यहाँ पर 5 फंक्शन लिख दिए हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डिफाइन फूड एनालिस्ट। फूड एनालिस्ट क्या होते हैं और इनका फंक्शन जो है वो हमें लिखना है फंक्शन ऑफ फूड एनालिस्ट। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। फूड एनालिस्ट जिसको कि हम बोलते हैं खाद्य विश्लेषक। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर हेडिंग पड़ गई है फूड एनालिस्ट। तो देखिए फूड एनालिस्ट एक स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है जो कि खाद्य पदार्थों के अंदर जो है उनकी क्वालिटी, उनकी प्योरिटी, उनकी सेफ्टी का टेस्टिंग करता है, परीक्षण करता है। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 के अंतर्गत जो है जो भी आपके यहाँ पर फूड जो देखिए जो भी आपके पर खाद्य पदार्थ है उनके अंदर मिलावट यानी कि एडल्ट्रेशन, जो भी उनके यहाँ पर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो है सरकार के द्वारा जो है वो फूड एनालिस्ट की नियुक्ति की जाती है। और फूड एनालिस्ट की नियुक्ति जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत भी जो है की जाती है। ठीक है, तो इतना जो है वो हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन है। अब जो है हम इसका फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ फूड एनालिस्ट। ठीक है, तो देखिए बाजार में उपलब्ध जो भी आपके यहाँ पर फूड प्रोडक्ट है उनसे सैंपल कलेक्ट करना और उनकी शुद्धता की जांच करना। जो भी आपके यहाँ पर फूड प्रोडक्ट है अगर उनके अंदर कोई हानिकारक केमिकल है, मिलावट है, इम्प्योरिटी है, उसकी उपस्थिति का पता लगाना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर टेस्टिंग के बाद जो है रिपोर्ट तैयार करना और अगर कोई पदार्थ जो है अनसेफ पाया जाता है, असुरक्षित पाया जाता है तो जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट देना। जैसे कि आपने देखा होगा एक बार, ठीक है, न्यूज में जो है वो यहाँ पर मैगी को बैन कर दिया गया था क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत सारे जो है कुछ ऐसे यहाँ पर केमिकल्स मिले थे जो कि जो है ठीक है स्वास्थ्य के लिए सही नहीं थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि आपका ठीक है यदि कोई खाद्य उत्पाद जो है ठीक है मिलावटी या फिर हानिकारक पाया जाता है तो फूड एनालिस्ट जो है कोर्ट में एविडेंस देने में जो है वो सहायता करता है। ठीक है, तो ये जो है टोटल यहाँ पे 4 फंक्शन जो है वो हमने यहाँ पर लिखा है फंक्शन ऑफ फूड एनालिस्ट। वैसे ये क्वेश्चन 5 नंबर का है लेकिन थोड़ा सा जो इसका आंसर वो यहाँ पर छोटा ही बन पाया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सप्लेन द एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। तो देखिए एक फार्मासिस्ट की क्या नैतिकता होगी उसके बिजनेस के लिए। ठीक है, एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, एक फार्मासिस्ट की जो है क्या नैतिकता होगी उसके व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर पूछा गया है और जो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के बाद जो है हम पार्ट बी और पार्ट सी जो है हम उसको पार्ट 2 में करेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फार्मासिस्ट जो है बस वो केवल दवाओं का विक्रेता नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डाला है हेडिंग एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। तो फार्मासिस्ट जो है केवल दवाओं का विक्रेता नहीं है बल्कि वो समाज की सेवा करने वाला एक महत्वपूर्ण हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है और फार्मासिस्ट को अपने व्यापार यानी कि ट्रेड के संचालन में नैतिक मूल्य और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए कौन कौन सी यहाँ पर जिम्मेदारियां हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका जो पालन है वो सभी फार्मासिस्ट को अपने ट्रेड में, अपने व्यापार में करना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ पर पॉइंट वाइज हेडिंग डाल के भी जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट भी जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट जो है हम यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट डाल के जो है हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए फार्मासिस्ट को अपने व्यापार में जो है ठीक है पूरी ईमानदारी रखनी चाहिए। ठीक है, उससे दवाओं की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी और कीमत के बारे में किसी भी तरह की गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। अनावश्यक या फिर गैर जरूरी दवाएं जो है वो ग्राहकों को नहीं बेचनी चाहिए। तो 3 पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। चलिए अगला है, फार्मासिस्ट को अपने व्यापार में पूरी ईमानदारी रखनी चाहिए। उससे दवाओं की गुणवत्ता और कीमत के बारे में किसी भी तरह की गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। लगता है ये यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आप जो है यहाँ पर इस वाले पेज को अवॉइड करिए, यहाँ पे जो लिखा है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अनावश्यक या फिर गैर जरूरी दवाएं जो है वो ग्राहकों को नहीं बेचनी चाहिए। तो ये भी हमारा पॉइंट हो गया, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। ठीक है, दवाओं की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही होनी चाहिए, मतलब एमआरपी से जो है आपको अधिक प्राइस नहीं लेना है। ठीक है, और क्या लिखा गया है, प्रॉफिट के लालच में दवाओं के दाम अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ाने चाहिए। देखिए यहाँ पे ठीक है, मार्केट में क्या होता है कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो लोग 5 रुपए का जो सामान है उसे जो है ठीक है 10 का बेचते हैं, 15 का बेचते हैं। तो ऐसा काम जो है वो फार्मासिस्ट को नहीं करना चाहिए। फार्मासिस्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा बेची जाने वाली सभी दवाएं जो हैं वो क्या है, ऑथराइज्ड है और उनका यहाँ पर क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड के अनुरूप है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पे ठीक है, नकली, एक्सपायरी या फिर ऐसी दवाएं जो कि बैन हो चुकी हैं उनका जो व्यापार है वो नहीं करना चाहिए। फार्मासिस्टों को दवा के सही उपयोग, उनके सही खुराक और दुष्प्रभाव के बारे में जो है मरीज को जानकारी देना चाहिए। ठीक है, और क्या लिखा गया है, यदि कोई दवा डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं दी जा सकती है तो उससे बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना उसके पर्ची के, प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है ठीक है, मरीज को दवाओं और चिकित्सा स्थिति की जानकारी को गोपनीय रखना चाहिए। फार्मासिस्ट की नैतिक जानकारी है। ठीक है, ठीक है, फार्मासिस्ट की नैतिक जिम्मेदारी है। तो देखिए अगर कोई पेशेंट आता है तो जो भी उसकी यहाँ पर ठीक है मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में जो है किसी और को नहीं बताना चाहिए। इस चीज को जो है क्या ठीक है गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। और दवाओं का ऐसा विज्ञापन नहीं करना चाहिए जो कि झूठी या फिर क्या हो, मिसलीडिंग हो, भ्रामक जानकारी नहीं देना चाहिए। फार्मासिस्ट को डॉक्टर्स, नर्स और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और महामारी या फिर किसी हेल्थ इमरजेंसी के दौरान उचित मूल्य पर आवश्यक दवाएं जो हैं वो लोगों को और समाज को जो है उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो देखिए टोटल जो है वो हमने यहाँ पर क्वेश्चन कर लिए हैं 6, हमें 6 क्वेश्चन करना था। चलिए अब जो है हम यहाँ पे 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि क्या है, व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में हम जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और साथ में जो है हम इसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। चलिए तो देखिए बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। देखिए जो भी आपके यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, वहां से जो है बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमको डालना है हेडिंग बायोमेडिकल वेस्ट। तो देखिए बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे यहाँ पर वेस्ट पदार्थ होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, लेबोरेटरीज, क्लिनिक और रिसर्च सेंटर से उत्पन्न होते हैं या फिर वहां से निकलते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट जो है हमारे हेल्थ के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए इनका प्रॉपर डिस्पोजल करना आवश्यक होता है। और भारत सरकार ने जो है बायोमेडिकल वेस्ट एंड मैनेजमेंट रूल 2016 जो है उसको लागू किया है ताकि बायोमेडिकल वेस्ट का जो यहाँ पर डिस्पोजल है वो सही से हो सके। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पर हेडिंग डाल रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो देखिए आप बायोमेडिकल वेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है आप इसको कलर कोडिंग के बेसिस पे भी जो है वो कर सकते हैं, उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिखा है। पहला है आपका संक्रामक यानी कि इन्फेक्शियस वेस्ट। ठीक है, तो देखिए इस वेस्ट में या फिर इस बायोमेडिकल वेस्ट में क्या लिखा गया है, बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे पैथोजन से संक्रमित आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपका बैंडेज हो गया, ठीक है, और आपका ब्लड से यहाँ पे ठीक है ब्लड से सूखा हुआ कोई यहाँ पे कपड़ा हो गया,
तो ये सब जो है आपका इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। अगर इस वेस्ट के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको जो है वो डायरेक्ट बीमारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करें। अगला पॉइंट है एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमिकल, तो देखिए अगर हॉस्पिटल में सर्जरी वगैरह हो रही है तो उसमें क्या निकलता है, टिश्यू, सेल या फिर कोई बॉडी का ऑर्गन जो है उसे काट के निकाला जाता है। तो ये सभी जो है आपके क्या होते हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं। जैसे कि आपका टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, या फिर शरीर के किसी दूसरे पार्ट, या फिर शरीर का कोई यहाँ पे जो है, ठीक है, दूसरा जो है कटा हुआ पार्ट हो गया। ठीक है, अगला है आपका शार्प वेस्ट यानी कि नुकीली चीजें। तो इसमें वे नुकीली चीजें होती हैं जो इसमें वे नुकीली चीजें होती हैं जो कटने या फिर चोट पहुंचाने का जो है इनसे खतरा रहता है। जैसे कि आपके यहाँ पर नीडल हो गया, ब्लेड हो गया और दूसरे आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट है फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फार्मास्यूटिकल वेस्ट की बात की जाए तो इसमें जो है एक्सपायर्ड दवाइयां होती है या फिर दूसरे केमिकल्स होते हैं जिनका जो है वो उपयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे एक्सपायर्ड दवाइयां हो गई या फिर यूज्ड वैक्सीन वगैरह हो गई। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात की जाए। अगला है आपका रासायनिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट। तो इसमें जो है हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद जो भी आपके यहाँ पर लेबोरेटरीज होती हैं उनके अंदर जो है बहुत सारे रिएजेंट जो है उनका यूज किया जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट हो गया, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर यूज होने वाले केमिकल्स हो गए या फिर रेडियोलॉजी के केमिकल्स हो गए। आपका अगला पॉइंट है रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो कि खास तौर पे कैंसर वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे रेडिएशन निकलता रहता है, जैसे कि ठीक है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त पदार्थ, जैसे कि ठीक है रेडियो एक्टिव मटेरियल फ्रॉम कैंसर ट्रीटमेंट, रेडियो एक्टिव लिक्विड वगैरह जो है ये सभी जो है यहाँ पर रेडियो एक्टिव वेस्ट में आता है। ठीक है, तो देखिए टोटल जो है वो हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट में। और देखिए जो हमारे यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट का रूल है इसमें जो है यहाँ पर कलर कोडिंग के ऊपर भी जो है यहाँ पे इसको क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि जो है आपको यहाँ पे डस्टबिन जो है आपको यहाँ पर दिख रही है। तो देखिए रेड वाले में क्या होता है, तो यहाँ पे रेड वाले में जो है वो आपका दिया गया है, इसके अंदर जो भी आपके यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट हो गया। उसके बाद दिया गया है ब्लू बैग। ठीक है, ब्लू बैग में क्या है, इसमें आपके जो भी आपके यहाँ पर ग्लास वाले आइटम्स हो गए, ठीक है, उसके बाद जो भी आपके यहाँ पर एक्सपायर्ड दवाइयां हो गई। उसके बाद यहाँ पर ठीक है उसके बाद जो है सबसे खतरनाक आपका यहाँ पर येलो वाला है। ठीक है, इसमें जो है सारे आपके इन्फेक्शियस वेस्ट हो गए, ठीक है, बैंडेज हो गया, कॉटन हो गया, कोई यहाँ पर ह्यूमन बॉडी पार्ट हो गया। और अगर यहाँ पे बात की जाए ब्लैक वाले की तो इसके अंदर जो है सभी आपकी नुकीली वाली चीजें जो है इसमें आती हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर नीडल हो गया, आपके यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर सिरिंज हो गया, और यहाँ पे इसमें लिखा गया है कि शार्प्स हो गए, और दूसरे जो है आपके यहाँ पर मेटल वाले आर्टिकल्स आ गए जिनसे जो है यहाँ पे ठीक है चोट लगने का या फिर जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे ठीक है कटने का डर रहता है। ठीक है, तो इस तरह जो है टोटल यहाँ पे हमने 7 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद जो है हम पार्ट 2 करेंगे। और अगर यहाँ पे पार्ट 2 की बात की जाए तो पार्ट 2 में जो है वो हम टोटल 11 क्वेश्चन जो है उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम एमसीक्यू वगैरह करेंगे जो कि पार्ट सी में होंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आप इन क्वेश्चंस को जरूर से प्रिपेयर कर लेंगे। और साथ में जो है आप हमारे फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके जो हमारा बैच है डी फार्मा क्रैश कोर्स हिंदी वाला, आप उस क्रैश कोर्स में जरूर से ज्वाइन करिए। 4 से 5 महीने का जो भी समय बचा हुआ है आप उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, तो देखिए आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट की जो है आपके पास कॉपी बनी हुई होनी चाहिए। सभी कॉपी में जो है चैप्टर वाइज जो है आपको क्वेश्चंस को करना है, क्वेश्चंस को आपको लिखना है और उसका रिवीजन भी जो है आपको समय समय पे करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी एग्जाम आपका होगा उसके 1 महीने पहले तक जो है आपके सारे नोट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए ताकि जो है आप उनका रिवीजन जो है अच्छे से कर पाए। तो आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।